नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। क्या चाइना एक्चुअली में भारत से डरा हुआ है? क्या चाइना इस चीज़ को लेके आज की डेट में डर में बैठा है कि भारत उसको ओवरटेक कर लेगा? इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश ये करेंगे कि किस तरीके से भारत ने अपने आप को प्रिपेयर किया है और चाइना और इंडिया के बीच में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है, वो चीज़ जानना हमारे को बहुत ज़रूरी है। क्या इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है? क्या एक अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट एक प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कुछ और है? तो आइए इस वीडियो में इस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों, जो फैक्ट्स हैं हमारे सामने वो बहुत अलग है। आज की डेट में हम लोग ये बात जानते हैं कि भारत जो है विश्व का नंबर वन पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बनने जा रहा है। चाइना को ओवरटेक हम लोग कर लेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जो इस चीज़ को लेके रोना डाल के बैठे हैं कि भाई देखिए, इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री बनने जा रहा है और चाइना को ओवरटेक कर लेगा, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, प्रॉब्लम ठीक है, होगी, लेकिन अगर आप उसको एक आर्थिक नज़रिए से देखें और एक इकोनॉमिक सेंस से ऑब्जर्व करें, तो आप एक चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण समझेंगे और वो ये है कि अगर इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से इंडिया में डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेगा। और अगर इंडिया में डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को सप्लाई करने के लिए हमारे यहाँ पर कॉरपोरेट कंपनियां उन प्रोडक्ट्स को ऑफर करेंगी। और अगर कॉरपोरेट कंपनियां दोस्तों प्रोडक्ट्स को ऑफर करेंगी वो डिमांड को मीट करने के लिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया का ग्रोथ बढ़ेगा, इंडिया की कंजम्पशन बढ़ेगी। आज की डेट में अगर इंडिया एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनती है, तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक खतरे का सिग्नल है दोस्तों, क्योंकि चाइना में उस प्रकार से डिमांड नहीं बढ़ेगी। और अगर चाइना से डिमांड नहीं बढ़ेगी और इंडिया से डिमांड बढ़ेगी, तो ये चाइना और इंडिया के बीच में एक इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम लाएगा। चाइना आज की डेट में इसी चीज़ को लेकर डरा हुआ है कि इस डिसइक्विलिब्रियम से जब इंडिया में कंजम्पशन और ग्रोथ पैटर्न्स बढ़ जाएंगे, तो क्या ये डिसइक्विलिब्रियम चाइना की ग्रोथ को रिटार्ड करेगा? और इस रिटार्डेड ग्रोथ से क्या चाइना कभी आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा? नंबर वन। दोस्तों, अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि अगर हम 2000s के फिगर को कंपेयर करें, तो इंडिया में आज की डेट में जो लोग हैं जो काम करने के लिए रेडी हैं, वो चाइना से बहुत ज़्यादा है। और अगर आज की डेट में इंडिया में उन प्रकार के लोग जिनको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, अगर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे यहाँ पर फेवरेबल है, तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि चाइना में एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन के कारण उसकी इकोनॉमी प्रोपेल नहीं हो पाएगी। तीसरी बात दोस्तों, की जो मोबाइल पेनिट्रेशन इंडिया का आज है और जो मोबाइल पेनिट्रेशन चाइना का 2000s में था, इंडिया का वो मोबाइल पेनिट्रेशन फार फार हायर है। अब मोबाइल पेनिट्रेशन इसलिए मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में इस मोबाइल पेनिट्रेशन की वजह से एक आईटी बेस्ड रेवोल्यूशन आना बहुत आसान हो चुका है। और अगर एक आईटी बेस्ड रेवोल्यूशन आना आसान हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझेंगे कि इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड में जब ग्रोथ आएगी, तो ये ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। और दोस्तों, जो चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं कि वो 0.5% से 10% तक डिक्लाइन करेगी 2025 तक। यानी कि अगर वो डिक्लाइन करती है वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो चाइना के पास उतने लोग काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे और अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। तो दोस्तों, आज की डेट में एक चीज़ तय है कि अगर चाइना की ग्रोथ अफेक्ट होती है, तो इस ग्रोथ की वजह से चाइना में इनोवेशन कम होगा, जीडीपी ग्रोथ कम होगा। तो यहाँ पर घूम फिर के इंडिया के फेवर में अगर ये पॉइंट्स देखें, तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि प्रॉब्लम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एक अनरिजॉल्व बॉर्डर की नहीं, बल्कि उस अनरिजॉल्व बॉर्डर पे एक फ्रस्ट्रेशन है चाइना की, क्योंकि प्रॉब्लम डेवलपमेंट की है, प्रॉब्लम ग्रोथ और इनोवेशन की है। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया के इकोनॉमिक ऑफेंसिव की, तो जब से कोरोना वायरस का ये कहर आया है, इसके बाद से पूरे वर्ल्ड में डीकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन स्टार्ट हुआ है। डीकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बहुत सारी निजी कंपनियां जिन्होंने चाइना में अपना बेस बना रखा था, आज की डेट में वो चाइना को छोड़ भारत की ओर आ रही हैं।
अगर वो इंडिया की ओर आ रही हैं दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में इन कंपनियों को एक ट्रस्ट है। हमारे यहाँ पर एक रिलायबिलिटी फैक्टर है, जो कि चाइना के केस में इन कंपनियों को नहीं दिखता। दोस्तों, हमारे यहाँ पर पूरे कोरोना काल के दौरान एक ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस का कल्चर था। ठीक है, थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट ज़रूर हुआ, लेकिन हमने कोरोना वायरस को एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और अच्छे तरीके से डिफीट भी किया। हमने जिस प्रकार की वैक्सीनेशन ड्राइव रखी, उसमें सारा डेटा ओपन था, और उस वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद अगर आप देखें तो कंट्री कोरोना वायरस के इस कहर को ओवरकम कर पाई। लेकिन चाइना की जो पॉलिसीज़ थी, उनके कारण ना तो कोरोना पे कंट्रोल पा पाए। आज की डेट में जो चाइना में कोरोना को स्थिति है, वो इस प्रकार से हो चुकी है कि चाइना ने डेटा तक पब्लिश करना बंद कर दिया है। तो ये जो क्लोज्ड सिस्टम और क्लोज थॉट प्रोसेस है, ये चीज़ें कंपनियों के लिए, खास करके निजी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कभी नहीं करेंगी। इंडिया के केस में जो चीज़ फैक्टर हमारे यहाँ पर वर्क करता है, वो है रिलायबिलिटी और ट्रस्ट। और साथ ही में दोस्तों, इस रिलायबिलिटी और ट्रस्ट को मद्देनज़र रखते हुए भारत की सरकार ने बहुत सारी नीतियों में बदलाव लाते हुए पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अपने आप को पोजीशन किया है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस और रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सप्लोरेशन एंड यूसेज में कहीं ना कहीं एक तरीके से नंबर वन पोजीशन पे आ जाए। और आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि वो एक पूरी वैल्यू चेन इस्टेब्लिश करना चाहती है। हमारी भारत की सरकार जो है, वो एक वैल्यू चेन बेस्ड फोकस रखना चाहती है, और सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड नहीं। क्योंकि अगर आप दोस्तों बांग्लादेश और वियतनाम के साथ कंपेयर करते हैं भारत को, तो वियतनाम और बांग्लादेश इस चीज़ में खुश हैं कि भाई वहाँ पर प्रोडक्शन बेस इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन भारत ये बोलता है कि देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव मेक इन इंडिया के तहत केवल प्रोडक्शन बेस बनाना नहीं, बल्कि एक पूरी वैल्यू चेन बनाना है। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, उस रिसोर्स को निकाल के उसको हम लोग पूरा यूसेज करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर वर्ल्ड के लिए एक्सपोर्ट करें। तो हम एक वैल्यू चेन नज़रिए से देख रहे हैं, जिसमें रिजल्ट आने में समय ज़रूर लगेगा, पर ये रिजल्ट एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट होगा। और तीसरा दोस्तों, आज की डेट में डीसाइनाइजेशन ऑफ चाइना का जो नैरेटिव है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। और ये प्रोमिनेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने यूएस को ऐड कर दिया है इंडिया और चाइना के गेम में। दोस्तों, दिसंबर के महीने में 2022 के इंडिया और यूएस ने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द बॉर्डर बॉर्डर में। ये ईस्टर्न सेक्टर में जब हमने एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज करी, तो चाइना के वाशरे खुल गई। उनको अब ये चीज़ समझ आने लग गई कि कहीं ना कहीं यूएस जो है, इंडिया को मदद करने के लिए 1 मिनट से पहले रेडी है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो यूएस ने कहीं ना कहीं एक ग्लोबल कन्वर्जेंस कर रखा है अपने इंटरेस्ट्स को और इंडिया के इंटरेस्ट को लेके। चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो। इसी कारण से, क्योंकि यूएस हमें प्रेफरेंस देता है इंडो पैसिफिक में, यूएस हमें प्रेफरेंस देता है प्रेफरेंशियल एक्सेस टू आर्म्स में, यूएस हमें प्रेफरेंस देता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो कहीं ना कहीं चाइना के मन में एक डर बैठ चुका है। और वो डर ये है कि क्या आज की डेट में यूएस जो है इंडिया को रेडी कर रहा है एक एशिया का सुपर पावर बनने के लिए। तो दोस्तों, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की खुद की नीतियाँ, जो हमने अभी इकोनॉमिक ऑफेंसिव के केस में देखी, इंडिया का खुद का डेमोग्राफिक डिविडेंड, और साथ में यूएस का सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें मिलकर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है चाइना को टैकल करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, उसको ज़रूर याद रखिएगा। और वो पॉइंट ये है कि इंडिया के लिए आज की डेट में चाइना को टैकल करने के लिए मिलिट्री नहीं, इकोनॉमी हमारा सबसे बड़ा वेपन होगा। हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से दूसरी कंट्रियों की सहायता से हम अपनी इकोनॉमी को प्रोपेल कर सकते हैं, ये डिसाइड करेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में इन दोनों देशों का फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, आप जुड़िए हमारे साथ अन अकेडमी पे। मैं अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ। हमने 2020 में 170 टॉपर, 2021 में 197 टॉपर्स भी दिए। साथ ही में दोस्तों, अभी अन अकेडमी का एक फ्री एक्सटेंशन वीक चल रहा है, यानी कि 14 जनवरी तक
यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का या 18 महीने का लेते हैं, तो आपको 2 महीने और 4 महीने का एक्सटेंशन विज़ा-विज़ 36 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने का एक एक्सटेंशन एब्सोल्यूटली फ्री मिलता है। पर इसके लिए आपको PAVIAS का कोड लेना होगा और इस कोड को लगा के सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ही ये ऑफ़र आपके लिए वैलिड होगी। साथ ही में दोस्तों, हमारा 2024 प्रीलिम्स के लिए अभी आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। PAVIAS कोड प्रयोग करके इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए हो तो हमारे को दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम आपसे मदद करके आपको 0% EMI पे हेल्प करेगी। दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आज की डेट में आपको किसी प्रकार की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सहायता चाहिए तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए 1999 में अवेलेबल है, जिसपे 52% डिस्काउंट ऑलरेडी है। PAVIAS कोड का यदि आप प्रयोग करते हैं तो इस पे भी 10% ऑफ मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको मिलेंगे 55 टेस्ट, जिसमें से 46 टेस्ट जीएस के और 10 सीसैट के होंगे। दोस्तों, हाल ही में लास्ट माइल प्रोग्राम इंटरव्यू का भी चल रहा है। इस प्रोग्राम में हम आपको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। और हाल ही में अनअकैडमी का एक यूपीएससी का ऑफलाइन सेंटर दोस्तों स्टार्ट हो रहा है ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में, जिसमें 100% सिलेबस कंप्लीशन आपको कराई जाएगी। 800 प्लस घंटे में आपको पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम करा के रेडी करेंगे। थैंक यू।